नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे प्रतियोगिता दर्पण मंथ अक्टूबर 2020 की, जिसमें हम एमसीक्यू के माध्यम से अक्टूबर माह के करंट अफेयर के सभी प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप प्रतियोगिता दर्पण के पिछले अंक यानी जनवरी 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक के अंक हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने मूल सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का अंक। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं श्री रामनाथ कोविंद, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह। तो दोस्तों, हाल ही में स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया गया है लोकमान्य तिलक की 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया गया है। और यह उद्घाटन किया गया है भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा। दोस्तों, आपको बता दें कि लोकमान्य तिलक भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 1 अगस्त 1920 को उनका निधन हो गया और 1 अगस्त 2020 को इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस द्वारा उनकी 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया नामक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया है भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने। दोस्तों, उनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं लोकमान्य तिलक जी की। स्वराज मेरा जन्म, उनका स्लोगन था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। द आर्कटिक होम इन वेदास, गीता रहस्य जैसी प्रसिद्ध रचनाएं हैं लोकमान्य तिलक जी की। दोस्तों, आपको बता दें कि 1 अगस्त 2020 को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना शुरू हुई थी। इस दिन हुआ था असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1920 में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी की गई थी। श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं और श्री राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में हमीद बाकायोको किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं आइवरी कोस्ट, मॉरिशस, मलेशिया और जिम्बाब्वे। तो दोस्तों, हमीद बाकायोको आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। उन्होंने जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे एमआई गोल कुलीवली के निधन के बाद हमीद बाकायोको, जो वहाँ पे रक्षा मंत्री के पद पर कार्य कर रहे थे, हमीद बाकायोको को नया प्रधानमंत्री चुना गया है आइवरी कोस्ट को। आपको बता दें दोस्तों कि आइवरी कोस्ट पश्चिमी अफ्रीका में स्थित देश है। इसकी राजधानी है यामास्त्रोको आइवरी कोस्ट की राजधानी है। मॉरिशस की बात करें तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। प्रविंद जगन्नाथ वर्तमान में मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। मलेशिया की बात करें, कुआलालंपुर राजधानी है और मुहिद्दीन यासीन हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। जिम्बाब्वे की बात करें तो हरारे राजधानी है और एमरसन मनगावा वर्तमान में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एक मास्क जिंदगी अनेक नामक अभियान की शुरुआत किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई? ऑप्शन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात। तो दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक मास्क जिंदगी अनेक नामक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इसके माध्यम से कोविड-19 से बचाव के उपायों के बारे में बताया जाएगा। यह अभियान प्रारंभ किया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। मध्य प्रदेश की बात कर लें दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। श्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हाल में मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन का निधन हो गया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का प्रभार सौंपा गया है। मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप, भीमबेटका की प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल हैं। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा, माधव, पेंच, पन्ना जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। मध्य प्रदेश को ट्राइबल स्टेट जनजाति प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारत की प्रसिद्ध जनजातियां गोंड, भील, बैगा, सहारिया जैसी जनजातियों के निवास स्थल हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक एशियन
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, मार्कोस ट्राइजो, मासासुगु आसाकावा और जिन लिकुन। तो दोस्तों हाल ही में जिन लिकुन को, ये हैं जिन लिकुन, जिन्हें AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। AIIB की बात कर लें दोस्तों, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसका उद्देश्य एशिया पैसिफिक क्षेत्र में, एशिया प्रशांत क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु इस संस्था की स्थापना की गई है और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में और स्थापना हुई थी बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। 2016 में इसकी स्थापना की गई है और इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे जिन लिकुन। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा वर्तमान में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष की प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रही हैं। IMF की स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC और इसकी सदस्य संख्या है 189। मार्कोस ट्राइजो हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू विकास बैंक जो कि ब्रिक्स देशों का बैंक है, हाल ही में इन्हें अध्यक्षता प्रदान की गई है मार्कोस ट्राइजो को NDB में। NDB की स्थापना हुई थी वर्ष 2010 में। हेडक्वार्टर है संघाई चाइना में। मासासुगु आसाकावा ये ADB के प्रेसिडेंट हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। ADB का हेडक्वार्टर है मनीला में। स्थापना हुई थी वर्ष 1966 में। इसके सदस्य संख्या है 67। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। IPL 2020 इंडियन प्रीमियर लीग 2020 संस्करण का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं भारत, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अमेरिका। तो दोस्तों हाल ही में IPL गवर्निंग काउंसिल ने फैसला लिया है कि IPL का जो 13वां संस्करण, IPL का कौन सा संस्करण होगा दोस्तों? 13th एडिशन 2020 का आयोजन किया जाएगा 19 सितंबर से लेके UAE में, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजन किया जाएगा IPL 2020 का। दोस्तों आपको बता दें कि जो लास्ट IPL होता, 12th एडिशन ऑफ IPL, वो खेला गया था राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में, जिसमें मुंबई इंडियंस की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स को पराजित किया था। दोस्तों आपको बता दें कि IPL के इतिहास में ऐसा दूसरी बार होगा जब IPL खेलों का आयोजन भारत के बाहर होगा। इसके पहले वर्ष 2010 में IPL खेलों का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था और अब दूसरी बार होगा जब IPL खेलों का आयोजन भारत के बाहर यानी UAE में आयोजित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 6वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? ऑप्शन दिए गए हैं ब्राजील, रूस, भारत और चीन। तो दोस्तों हाल ही में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की आभासी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है भारत के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर। इस बैठक की अध्यक्षता की है रूस देश ने। दोस्तों वर्ष 2021 में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक भारत में प्रस्तावित है। आपको बता दें दोस्तों, ब्रिक्स इसका फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। यह 5 मेजर इमर्जिंग इकोनॉमिक्स का सोशल इकोनॉमिक कॉपरेशन और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिक्स स्थापना हुई थी वर्ष 2009 में। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किसे HDFC बैंक का प्रबंधक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं आदित्य पुरी, शशिधर जगदीशन, अमिताभ चौधरी और संदीप बख्शी। दोस्तों हाल ही में HDFC बैंक, जो कि भारत में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक के रूप में जाना जाता है, के प्रबंधक मैनेजिंग डायरेक्टर एवं CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के रूप में नियुक्त किया गया है शशिधर जगदीशन को। शशिधर जगदीशन ने स्थान ले लिया है जगदीश पुरी का स्थान ले लिया है शशिधर जगदीशन। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के CEO के तौर पर कार्य कर रहे हैं और संदीप बख्शी ICICI बैंक के CEO के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य को 3 राजधानी होने की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री B हरिचंद्रन ने आंध्र प्रदेश राज्य में
3 राजधानी होने की योजना को स्वीकृति प्रदान की है। ये 3 राजधानियां होंगी दोस्तों, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। ये 3 राजधानी होंगी आंध्र प्रदेश की। विशाखापट्टनम को कार्यपालिक यानी एग्जीक्यूटिव राजधानी, अमरावती को लेजिस्लेटिव विधायी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक यानी जुडिशियल राजधानी घोषित किया गया है। ये 3 राजधानी होने के पीछे का कारण दोस्तों, सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकृत और संतुलित विकास प्राप्त हो सके, ऐसी योजना है आंध्र प्रदेश राज्य की। आंध्र प्रदेश की बात कर लें दोस्तों, मुख्यमंत्री हैं श्री जगन मोहन रेड्डी। श्री बी हरिचंदन वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर तथा पापीकोंडा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। दोस्तों, आंध्र प्रदेश भारत का एक ऐसा पहला राज्य है जिसने 5 उप मुख्यमंत्री 5 डेप्यूटी सीएम नियुक्त किए हैं। 5 अलग अलग समुदायों से मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए हैं आंध्र प्रदेश के सीएम श्री जगन मोहन रेड्डी ने। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और आयरलैंड। तो दोस्तों, आयरलैंड के प्रोमिनेंट राजनेता जॉन ह्यूम का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें वर्ष 1998 में 1998 में शांति बहाली के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मान नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया वर्ष 1998 में जॉन ह्यूम को। और वो किस देश के दोस्तों? आयरलैंड के। आयरलैंड की बात करें वर्तमान में तो राजधानी है डबलिन और माइकल मार्टिन वर्तमान में आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। अमेरिका की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस की बात करें इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ब्रिटेन की बात करें तो लंदन ब्रिटेन की राजधानी है और बोरिस जॉनसन वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन दिए गए श्री रामनाथ कोविंद, श्री नरेंद्र मोदी, श्री वेंकैया नायडू, श्री योगी आदित्यनाथ। तो दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखी है। राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने, जिसकी अध्यक्षता की थी तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने, एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था जिसमें अयोध्या की विवादित जो भूमि थी 2.77 एकड़ जमीन मंदिर बनाने के लिए दी गई थी तथा 5 एकड़ की वैकल्पिक भूमि जो अगेंस्ट पक्ष था उसको देने की घोषणा की थी तथा केंद्र सरकार को निर्देश दिए थे कि आप एक ट्रस्ट बनाएं जो मंदिर निर्माण के लिए उत्तरदायी होगा। केंद्र सरकार ने नियत तिथि के अंतर उस ट्रस्ट बनाया जिस ट्रस्ट का नाम था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, और जिस ट्रस्ट की अध्यक्षता कर रहे हैं पूर्व ब्यूरोक्रेट नृपेंद्र मिश्रा। और हाल ही में इस मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पे जो तत्कालीन इतिहास था कि 1528 में बाबर मुगल बादशाह बाबर के सेवेसलार मीर बाकी ने यहाँ पे बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। विश्व स्तनपान सप्ताह 2020 की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लेनेट, सस्टेनिंग ब्रेस्ट फीडिंग टुगेदर, ब्रेस्ट फीडिंग फाउंडेशन ऑफ लाइफ या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि प्रतिवर्ष अगस्त माह के शुरुआती वीक में यानी पहले वीक में WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह आयोजित किया जाता है। और इस वर्ष भी 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह आयोजित किया गया है, जिसके लिए थीम रखी गई है, विषय वस्तु रखी गई है सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लेनेट। दोस्तों, बात कर लेते हैं WHO की, विश्व स्वास्थ्य संगठन की। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में
कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में टेड्रोस एधेनॉम वर्तमान में डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक के पद पर कार्य कर रहे हैं WHO के। और हाल ही में भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में रॉ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कॉवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन दिए गए हैं सुहेल सेठ, चेतन भगत, यतीश यादव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में रॉ हिस्ट्री ऑफ कॉवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक लिखी गई है श्री यतीश यादव जी के द्वारा। यतीश यादव ने पुस्तक लिखी है। जाने माने पत्रकार और लेखक हैं यतीश यादव। उन्होंने सीक्रेट एजेंसी भारत के रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग के सीक्रेट एजेंसी के रूप में रॉ की भूमिका पर प्रकाश डाला है इस पुस्तक के माध्यम से। रॉ की बात कर लें दोस्तों, रिसर्च एनालिसिस विंग स्थापना हुई थी वर्ष 1968 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और वर्तमान में जो चीफ हैं रॉ के श्री सामंत गोयल वर्तमान में रॉ के चीफ के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के नए CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं राजीव महर्षि, गिरीश चंद्र मुर्मू, मुकुल रोहतगी, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारत के नए CAG नियुक्त किए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू ने स्थान ले लिया है श्री राजीव महर्षि का। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के 14वें CAG नियुक्त किए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, यह भारतीय लेखा परीक्षण का कार्य करते हैं। यह लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस के संरक्षण के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था के नियंत्रक होते हैं CAG। भारत में CAG की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कार्यकाल होता है 6 ईयर या 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। भारत में भारतीय संविधान में CAG का जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान के पार्ट 5 भाग 5 में अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल CAG का जिक्र किया गया है। और हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहले उपराज्यपाल बनाए गए थे, उन्हें नया CAG नियुक्त कर दिया गया है। और गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह नए उपराज्यपाल बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर राज्य के मनोज सिन्हा। मुकुल रोहतगी भारत के अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी के पद पर कार्य कर रहे हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू ने स्थान लिया है श्री राजीव महर्षि का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं प्रदीप कुमार जोशी, अरविंद सक्सेना, श्री BS बस्सी, सुजाता मेहता। दोस्तों हाल ही में UPSC संघ लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं श्री प्रदीप कुमार जोशी, और इन्होंने स्थान लिया है श्री अरविंद सक्सेना का। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में UPSC का कार्य अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा का आयोजित कराना तथा कार्मिक प्रबंधन का कार्य करना होता है। UPSC के चेयरमैन तथा सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का कार्यकाल होता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक अखिल भारतीय सेवाओं UPSC का जिक्र किया गया है। BS बस्सी तथा सुजाता मेहता वर्तमान में UPSC के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली किसान रेल सेवा कहां से कहां तक प्रारंभ की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली से लखनऊ, नासिक से पटना, चंडीगढ़ से अहमदाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में देश की पहली किसान रेल सेवा प्रारंभ किया गया है नासिक से लेके पटना तक। नासिक के देवलाली जो कि महाराष्ट्र में स्थित है नासिक, पटना के दानापुर तक ये रेल प्रारंभ की गई है। कुल 1519 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी इस ट्रेन के माध्यम से। 37 स्टेशन पर इसका हॉल्ट होगा। इस रेल
इस रेल का प्रारंभ करने का लक्ष्य किसानों की आय में वृद्धि करना है तथा खराब होने वाली वस्तुएं, पेरिसेबल गुड्स जो है जैसे फल, सब्जी आदि को संरक्षित किया जाएगा। किसान रेल के माध्यम से इसका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल तथा भारत के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने हरी झंडी दिखाई है भारत की पहली किसान रेल को, जो कि नासिक के देवलाली से लेकर पटना के दानापुर तक चलाई जा रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस देश ने सिक्के जारी करने की घोषणा की है? ऑप्शन दिए गए हैं दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए ब्रिटेन के रॉयल मिंट द्वारा सिक्के जारी किए जाएंगे। देश में अल्पसंख्यकों के योगदान को पहचानने के प्रयास की दिशा में इस निर्णय की घोषणा की गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि महात्मा गांधी ब्रिटेन में सिक्कों पर चित्रित होने वाले पहले गैर श्वेत व्यक्ति होंगे महात्मा गांधी। दोस्तों, आपको बता दें कि 2 अक्टूबर वर्ष 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई है। ब्रिटेन की बात करें तो राजधानी है लंदन और बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। दक्षिण अफ्रीका की बात कर लें तो प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। सिरिल रामाफोसा वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है तथा स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? ऑप्शन दिए गए हैं 78वीं, 90वीं, 100वीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ फेंकना था और इस आंदोलन की क्विट इंडिया मूवमेंट की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि महात्मा गांधी जी के द्वारा 3 महत्वपूर्ण आंदोलन छेड़े गए थे, जिसमें है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि प्रारंभ किया गया था वर्ष 1930 में और उसकी 90वीं वर्षगांठ मनाई गई है वर्ष 2020 में। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था वर्ष 2020 में, जिसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है 2020 में। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के 2 गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार होने के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। दोस्तों, उड़ीसा के 2 तटीय गांवों को हाल ही में अम्फान आपदा का सामना करने के लिए उनकी समग्र तैयारियों को लेकर यूनेस्को के द्वारा सुनामी तैयार होने के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है उड़ीसा जिसके पास इस तरह के सुनामी तैयार गांव हैं। इन गांवों में उड़ीसा के गंजाम जिले का वेंकटरापुर गांव तथा जगत सिंहपुर जिले का नेलिया शाही गांव, इन 2 गांवों को सुनामी तैयार होने के रूप में मान्यता दी है यूनेस्को ने। यूनेस्को की बात कर लें दोस्तों, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। यूनेस्को की स्थापना कभी दोस्तों वर्ष 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में और आंद्रे एजोले वर्तमान में इसकी महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। उड़ीसा की बात करते हैं दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। श्री नवीन पटनायक उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। श्री गणेशी लाल वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है। उड़ीसा में भितरकनिका तथा सिमलीपल जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में महिंद्रा राजपक्षे ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन दिए गए हैं मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। दोस्तों, हाल ही में महिंद्रा राजपक्षे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है और ऐसा 4थी बार होगा, 4th टाइम प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं महिंद्रा राजपक्षे। उनके भाई गोटबाया राजपक्षे वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2006 से लेके 2015 तक महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो
कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है और राष्ट्रपति हैं श्री गोटबाया राजपक्ष। मालदीव की बात करें तो माले मालदीव की राजधानी है। इब्राहिम सोलिह मोहम्मद वर्तमान में मालदीव के राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेश की बात करें तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और शेख हसीना वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। भूटान की बात करें तो थिम्पू राजधानी है और लोटे सोरिंग वर्तमान में भूटान के प्रधानमंत्री हैं। गौर करें दोस्तों, ये जो चारों ऑप्शन हैं ये सभी सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशंस के मेंबर हैं। सार्क पे नजर डालें तो सार्क 8 देशों साउथ एशिया में स्थित 8 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1985 में। हेडक्वार्टर है काठमांडू में। इन 8 देशों में शामिल हैं मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, भारत, पाकिस्तान जैसे 8 देशों का संगठन है सार्क। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और जम्मू कश्मीर। दोस्तों, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यह केंद्र स्थापित किया जाएगा। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की परियोजना सिक्योर हिमालय के तहत परियोजना के तहत भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। इसका उद्देश्य हिमालयन पारिस्थितिक तंत्र को ठीक करना तथा तेंदुआ के संरक्षण के उद्देश्य से यह केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। उत्तराखंड की बात कर लें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। श्रीमती बेबी रानी मौर्य वर्तमान में उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी तथा नंदा देवी जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति प्रारंभ की है? ऑप्शन दिए गए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान। हाल ही में दिल्ली सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की है। इस नीति के तहत सरकार इलेक्ट्रिक कारों के प्रचलन को प्रोत्साहन प्रदान करेगी और यह नीति लागू की गई है दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। दिल्ली पे की बात करें दोस्तों तो 69वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। वर्तमान में अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया? ऑप्शन दिए गए हैं लेबनान, सीरिया, इजराइल और साइप्रस। तो दोस्तों, हसन दियाब लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। हाल ही में लेबनान की राजधानी बैरूत में एक बड़े विस्फोट के कारण जन आक्रोश प्रारंभ हुआ। इस बैरूत के बंदरगाह में विस्फोट में 160 लोग मारे गए तथा 6000 लोग घायल हो गए। इस जन आक्रोश के कारण लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब को त्यागपत्र देना पड़ा है। लेबनान की बात करें तो मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित देश है लेबनान, राजधानी है बैरूत। सीरिया की राजधानी है दमिश्क, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन दिए गए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो दोस्तों, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में अपना पहला रेशम प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है। दोस्तों, केवीआईसी की बात कर लें। केवीआईसी एक वैधानिक संस्था है जिसका उद्देश्य ग्रामीण विकास उद्योगों को बढ़ावा देना है। स्थापना हुई थी वर्ष 1957 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में केवीआईसी का हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री विनय सक्सेना।
और यह कार्य करता दोस्तों MSME मिनिस्ट्री के अंदर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस के दौरान। और वर्तमान में MSME मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी। नितिन गडकरी वर्तमान में MSME मिनिस्टर है। और यह कहाँ पे स्थापित किया जाएगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल के प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। श्री पेमा खांडू वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। श्री BD मिश्रा वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। नामदफा तथा माउलिंग जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं श्रीकांत माधव, गुरुदीप सिंह, अनिल कुमार चौधरी और सोमा मंडल। तो दोस्तों हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है सोमा मंडल को। सोमा मंडल सेल के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष होंगी। देश की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1954 में। यह एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और सोमा मंडल ने स्थान ले लिया है श्री अनिल कुमार चौधरी का। अनिल कुमार चौधरी की जगह सोमा मंडल को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं सोमा मंडल। श्रीकांत माधव IOCL के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष रूप में कार्य कर रहे हैं। गुरदीप सिंह NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अमेरिकी भारतीय को अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं कमला हैरिस, निकी हेली, प्रीति पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है। वर्तमान में कमला हैरिस कैलिफोर्निया से सीनेटर हैं और अमेरिका के इतिहास में पहली अश्वेत महिला होंगी जिन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। और ये हैं दोस्तों डेमोक्रेटिक पार्टी के। निकी हेली ये हैं रिपब्लिकन पार्टी की और इन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त किया था। और ये हैं भारतीय मुल्क। ये ऑप्शन थे जो सभी दिए गए सभी भारतीय मुल्क हैं। प्रीति पटेल ये ब्रिटेन में वर्तमान में होम सेक्रेटरी के पद पर कार्य कर रही हैं और ये भी भारतीय मूल के हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं बाबा रामदेव, दलाई लामा, सदगुरु ईशा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर तथा बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा जी के द्वारा अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के माध्यम से श्री दलाई लामा ने पर्यावरण तथा जल वायु परिवर्तन पर दुनिया के सभी पर्यावरणविदों का ध्यान आकर्षण किया है। दोस्तों आपको बता दें कि दलाई लामा को वर्ष 1989 में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल के शांति पुरस्कार से, नोबेल पीस प्राइज से नवाजा जा चुका है दलाई लामा को वर्ष 1989 में। इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, द बुक ऑफ जॉय, ये दलाई लामा के द्वारा रचित पुस्तकें हैं। बाबा रामदेव योग गुरु हैं, पतंजलि संगठन से जुड़े हुए हैं। सदगुरु ईशा, इनके फाउंडेशन का नाम है ईशा फाउंडेशन, ये भी एक स्पिरिचुअल लीडर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा WGDP वुमेन ग्लोबल डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी कनेक्ट चैलेंज प्रारंभ किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं टाटा फाउंडेशन, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी वुमेन्स कनेक्ट चैलेंज हाल ही में प्रारंभ किया गया है रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। यह यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के सहयोग से रिलायंस फाउंडेशन को द्वारा WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य लिंग भेद, जेंडर डिवाइड तथा डिजिटल डिवाइड को कम करने के उद्देश्य से यह प्रारंभ किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि WGDP पहल की शुरुआत हुई थी वर्ष 2019 में। 2019 में यह पहल शुरू की गई थी
व्हाइट हाउस अमेरिका के द्वारा। इसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक दुनिया की 50 मिलियन महिलाओं को वर्कफोर्स, एंटरप्रेन्योर तथा इकोनॉमी में भागीदारी सुनिश्चित कराना इस पहल की शुरुआत है। और यह कार्यक्रम हाल ही में लॉन्च किया गया है रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा। वर्तमान में रिलायंस फाउंडेशन के चेयरमैन हैं श्रीमती नीता अंबानी। आगे बढ़ते दोस्तों, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने किस अपतटीय गश्ती पोत का लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए गए हैं ICGS सचेत, ICGS सुजीत, ICGS सजग और ICGS सार्थक। तो दोस्तों हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपतटीय गश्ती पोत ICGS सार्थक को लॉन्च किया है। ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल सीरीज का चौथा वेसल्स है। पहला था सचेत, दूसरा सुजीत और तीसरा सजग, जो पहले से कमीशन किए जा चुके हैं और अब कमीशन किया गया है ICGS सार्थक। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों यह 105 मीटर लंबा है, 2350 टन इसकी क्षमता है और ICGS सार्थक को कमीशन किया गया है हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड में। इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल हैं, महानिदेशक हैं के नटराजन वर्तमान में ICGS के डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्य कर रहे हैं और भारतीय तट रक्षक का गठन किया गया था वर्ष 1978 में। 1978 में इंडियन कोस्ट गार्ड का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं 15 अगस्त से 5 सितंबर, 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 अगस्त से 2 अक्टूबर, 15 अगस्त से 25 दिसंबर। तो दोस्तों हाल ही में भारत के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री किरण रिजिजू ने फिट इंडिया फ्रीडम रन की घोषणा की है। इस फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा 15 अगस्त से लेके 2 अक्टूबर तक। इसमें कोविड-19 को लेकर खासतौर से सोशल डिस्टेंसिंग का इंतजाम किया जाएगा इस फ्रीडम रन में और यह आयोजित की जाएगी 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता स्थापित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से इजराइल तथा UAE के मध्य ऐतिहासिक शांति समझौता स्थापित किया गया है। मिडिल ईस्ट एशिया में अमेरिका ने राजनयिक संबंध और शांति सहयोग के स्ट्रेटजिक एजेंडे में हस्ताक्षर कराए हैं इजराइल और UAE से। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तथा UAE के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद ने इस ऐतिहासिक समझौते में हस्ताक्षर किए हैं और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने। दोस्तों UAE तीसरा ऐसा राष्ट्र होगा जिसके यहूदी राष्ट्र के साथ राजनयिक संबंध होंगे और यह शांति समझौता किया गया है इजराइल तथा UAE के मध्य। ये है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ये हैं UAE के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद, शेख मोहम्मद बिन जायद नाहयान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के हर्मल मिर्च मोयरा केला को GI टैग प्रदान किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं झारखंड, तेलंगाना, केरल और गोवा। तो दोस्तों गोवा के हर्मल मिर्च मोयरा केला को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों GI टैग से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष की विशेषता को प्रदर्शित करता है GI टैग और हर्बल मिर्च और मोयरा कोयला को GI टैग प्रदान किया गया है गोवा से। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में सोहराई खोवर पेंटिंग जो कि झारखंड में प्रसिद्ध है उसे GI टैग प्रदान किया गया है। तेलंगाना के तेलिया रुमाल को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। गोवा से हर्मल मिर्च तथा मोयरा कोयला को। गोवा की बात कर ले तो गोवा की राजधानी है पणजी। डॉक्टर प्रमोद सावंत वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री हैं। गोवा के राज्यपाल थे हाल ही में सत्यपाल मलिक, जिन्हें मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया और इनकी जगह महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का प्रभार सौंपा गया है। गोवा में सेंट कैथेड्रल चर्च यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। गोवा में मोलेम नेशनल पार्क प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं बायजूस, पेटीएम, आइनॉक्स और अमूल।
तो दोस्तों आपको बता दें कि 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में प्रस्तावित है वर्ष 2021 में। और इसमें जो इंडियन ओलंपिक कमेटी की जो टीमें जाएंगी उनके लिए आधिकारिक ऑफिशियल स्पॉन्सर घोषित किया गया है आइनॉक्स एंटरटेनमेंट को। दोस्तों आपको बता दें कि जो 2016 में रियो ओलंपिक हुए थे, रियो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक घोषित किया गया था अमूल को। और अब जो ओलंपिक होने जा रहा है उसके लिए आइनॉक्स एंटरटेनमेंट को ऑफिशियल स्पॉन्सर घोषित किया गया है आईओसी के द्वारा, इंडियन ओलंपिक कमेटी के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1927 में और आईओसी के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री नरेंद्र बत्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सूची में किस केंद्रीय विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो दोस्तों हाल ही में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा घोषणा की गई है जिसमें भारत का सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है जामिया मिलिया विश्वविद्यालय को। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की बात कर लें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1920 में। कहाँ पे स्थापित किया गया था? पहले अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में तत्कालीन संयुक्त प्रांत में स्थापित किया गया था और इसे दिल्ली शिफ्ट किया गया वर्ष 1935 में। वर्ष 1988 में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया। दोस्तों महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर मोहम्मद हसन दहलवी, मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खान ने इस विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। वर्तमान में इसकी चांसलर के रूप में कार्य कर रही हैं डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला वर्तमान में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की चांसलर के रूप में कार्य कर रही हैं तथा वह मणिपुर राज्य की राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर रही हैं डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास की घोषणा की है। उन्हें निम्न में से किस अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, पद्म भूषण और पद्मश्री। दोस्तों महान खिलाड़ी पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। एक शानदार करियर, एक छोटे से शहर से आने वाले खिलाड़ी, रांची, झारखंड की राजधानी रांची से आने वाले खिलाड़ी ने देश में इतना नाम किया। एक बार उनके करियर पर नजर डालते हैं दोस्तों। उन्होंने कुल 90 टेस्ट मैचेस खेले, 350 ओडीआई और T20 में 98 मैच खेले। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने वर्ष 2007 में T20 का वर्ल्ड कप, 2011 में आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप और 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भारतीय टीम ने जीती। और ये सभी टूर्नामेंट जीतने वाले भारत के एकमात्र कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी। उन्हें उनके शानदार करियर को लेकर वर्ष 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में राजीव गांधी खेलों के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न। पद्म भूषण प्रदान किया गया वर्ष 2018 में, पद्मश्री प्रदान किया गया वर्ष 2009 में, परंतु महेंद्र सिंह धोनी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखें। महेंद्र सिंह धोनी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी वर्ष 1961 में। दोस्तों सेना ने महेंद्र सिंह धोनी को टेरिटोरियल आर्मी ने लेफ्टिनेंट कॉलोनल की ऑनरेबल रैंक से सम्मानित किया है, मानक रैंक से सम्मानित किया है टेरिटोरियल आर्मी ने लेफ्टिनेंट कॉलोनल के पद से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं श्री नरेंद्र मोदी, डॉक्टर हर्षवर्धन, श्री रविशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसमें प्रत्येक भारतीय के पास एक मेडिकल हेल्थ कार्ड होगा जिसमें उसकी मेडिकल स्थिति और उपचार परीक्षण के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध होंगी। भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में यह क्रांति
लाने में सहायक होगा राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन। वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। रविशंकर प्रसाद इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मिनिस्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं, रविशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत में नवाचार चुनौती कोष प्रारंभ किया? ऑप्शन दिए गए हैं ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ब्रिटेन ने भारत में इनोवेशन चैलेंजिंग फंड प्रारंभ किया है। ये कितने का दोस्तों? 3 मिलियन यूरो का इनोवेशन चैलेंजिंग फंड प्रारंभ किया है ब्रिटेन ने। यह कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अकादमी और उद्योग के लिए वैज्ञानिकों का समर्थन करेगा यह फंड, और यह प्रारंभ किया गया है ब्रिटेन सरकार के द्वारा। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और बोरिस जॉनसन वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं गोवा, मेघालय, महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सत्यपाल मलिक कार्य कर रहे थे हाल ही में गोवा के राज्यपाल के रूप में। गोवा के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, जिन्हें राज्यपाल बना दिया गया है मेघालय का। मेघालय के राज्यपाल थे श्री तथागत रॉय का स्थान ले लिया है सत्यपाल मलिक जी ने। और महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मेघालय के नए राज्यपाल होंगे सत्यपाल मलिक। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और कॉनराड संगमा वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। मेघालय में नोक्रेक तथा वाल फक्रम जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज का निधन हो गया है। उनका संबंध किस घराने से था? ऑप्शन दिए गए हैं ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, मेवाती घराना या वाराणसी घराना। दोस्तों भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज का हाल ही में अमेरिका के न्यू जर्सी में निधन हो गया है। वे मूलतः हरियाणा के थे और उनका संबंध था मेवाती घराने से। पंडित जसराज को वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से वर्ष 1990 में, पद्मश्री से 1975 में तथा संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से वर्ष 1987 में सम्मानित किया जा चुका है पंडित जसराज को। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं राजेश रंजन, AP माहेश्वरी, SS देसवाल और राकेश अस्थाना। तो दोस्तों BSF के नए डायरेक्टर जनरल महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं श्री राकेश अस्थाना वर्तमान में NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के DG के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। वह BSF के साथ साथ NCB के DG का प्रभार भी रहेगा श्री राकेश अस्थाना जी के ऊपर। और नए DG हैं राकेश अस्थाना। और ये जो ऑप्शन पे दिए गए हैं ये सभी भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस के महानिदेशक दिए गए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों याद रखें। राजेश रंजन ये वर्तमान में CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के DG हैं। AP माहेश्वरी CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक हैं। SS देसवाल ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के DG हैं। और राकेश अस्थाना BSF के DG बनाए गए हैं। BSF की स्थापना हुई थी वर्ष 1965 में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए कितने खिलाड़ियों को नामित किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4 और 5। दोस्तों हाल ही में खेल दिवस यानी 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिवस पर यह दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। इस दिवस के अवसर पर भारत के 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। ये 5 खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा क्रिकेटर, विनेश फोगाट पहलवान, रानी रामपाल जो कि हॉकी से हैं, और मनिका बत्रा टेबल टेनिस से, और मरियप्पन थंगवेलु जो कि हाई जंपर है। इन 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया। ये भारत में राजीव गांधी खेल रत्न खेलों के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हैं। इन खेलों की शुरुआत हुई थी वर्ष 1991 में। राशि प्रदान की जाती थी दोस्तों 7.5 लाख की, परंतु केंद्रीय खेल मंत्रालय ने इस राशि में वृद्धि की है और अब ये राशि कर दी गई है 25 लाख, यानी वर्ष 2020 से 25 लाख की राशि प्रदान की जाएगी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। IPL 2020 का शीर्षक
प्रायोजन अधिकार किसने जीता है? ऑप्शन दिए गए हैं वीवो मोबाइल, आइनॉक्स, ड्रीम 11 और पेटीएम। तो दोस्तों हाल ही में स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 ने IPL 13 के संस्करण के लिए टाइटल प्रायोजक अधिकारों के लिए BCCI के साथ 222 करोड़ का समझौता किया है। 222 करोड़ का समझौता किया है ड्रीम 11 ने BCCI के साथ। दोस्तों आपको बता दें कि BCCI के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली। दोस्तों IPL का जो शीर्षक प्रायोजन अधिकार था वीवो मोबाइल के पास था वर्ष 2022 तक के लिए। हाल ही में भारतीय और चीनी सेना के मध्य सीमा क्षेत्र गलवान घाटी में झड़प हुई थी। इसी के मद्देनजर वीवो मोबाइल, जो कि एक चाइना की मोबाइल कंपनी है, इसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और अब ड्रीम 11 को शीर्षक टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स प्रदान किए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में शीर्ष स्थान किस शहर ने जीता है? ऑप्शन दिए गए हैं इंदौर, सूरत, नवी मुंबई और विजयवाड़ा। दोस्तों हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 जारी की गई। दोस्तों ऐसी रिपोर्ट, यह 5वीं रिपोर्ट है, फिर इस रिपोर्ट का 5वां एडिशन है, 5वां संस्करण है, जिस रिपोर्ट में इंदौर लगातार चौथी बार, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार चौथी बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, 4th टाइम्स। दोस्तों ऐसी रिपोर्ट जारी की जा रही वर्ष 2016 से। पहली बार इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था कर्नाटक का शहर मैसूर, किंतु उसके पश्चात यानी वर्ष 2017 से इस सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त कर रहा है इंदौर शहर। दूसरे स्थान पर है सूरत, तीसरे स्थान पर है नवी मुंबई और चौथे स्थान पर है विजयवाड़ा। ये टॉप 4 शहरों के नाम दिए गए हैं इस वर्ष की स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में इंडिया पोस्ट ने भारत के कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों पर स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4 और 5। तो दोस्तों हाल ही में इंडिया पोस्ट ने भारत के 5 यूनेस्को साइट्स पर विश्व विरासत स्थलों पर स्मारक डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है। ये 5 स्थल हैं दोस्तों। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, गोवा के चर्च, पट्टाकल के स्मारक जो कि कर्नाटक में स्थापित हैं, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर, ये है मध्य प्रदेश में, कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है। इन 5 यूनेस्को साइट्स पर स्मारक डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है इंडिया पोस्ट ने। इंडिया पोस्ट की बात कर लें तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1954 को, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। यूनेस्को की बात करें, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना हुई थी 1945 में, हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है। तो दोस्तों हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 जारी किए गए और ये जारी किए गए हैं सर्फ सार्क नामक संस्था के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें मुख्यतः 5 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें ओवरऑल भारत की रैंकिंग रही है 57। ये 5 बिंदु दोस्तों इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, इंटरनेट क्वालिटी, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी और ई गवर्नेंस, इन सभी बिंदुओं में ओवरऑल भारत की रैंकिंग रही है 57। दोस्तों इस सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है यूरोपीय देश डेनमार्क ने और भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 57। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक होगा। ऑप्शन दिए गए हैं पेटीएम, बायजूस, आइनॉक्स और अमूल। तो दोस्तों 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा जापान की राजधानी टोक्यो में वर्ष 2021 में। इसके लिए आइनॉक्स एंटरटेनमेंट को आधिकारिक प्रायोजक घोषित किया गया है। आइनॉक्स एंटरटेनमेंट आधिकारिक प्रायोजक होगा टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं रजनीश कुमार, राजीव कुमार, अश्विनी भाटिया और शक्तिकांत दास। तो दोस्तों
श्री अश्विनी भाटिया को एसबीआई का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि एसबीआई भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं रजनीश कुमार, और हाल ही में मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं अश्विनी भाटिया। राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। शक्तिकांत दास भारत में आरबीआई के 25वें गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई की बात करें दोस्तों तो भारत में सेंट्रल बैंक है आरबीआई। स्थापना हुई थी वर्ष 1935 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल प्रबंधन हेतु किस देश के साथ समझौता ज्ञापन किया है? ऑप्शन दिए गए हैं जापान, चीन, इजराइल और अमेरिका। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इजराइल के साथ बुंदेलखंड रीजन में जल प्रबंधन हेतु इजराइल के साथ समझौता किया है। हाल ही में भारत इजराइल बुंदेलखंड जल परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना के तहत इस क्षेत्र में बेहतर कृषि उपायों, एकीकृत ड्रिप सिंचाई के माध्यम से जल संचयन का कार्य किया जाएगा, और यह समझौता किया गया है उत्तर इजराइल देश के द्वारा। इजराइल मिडिल एशिया में स्थित देश है इजराइल। इसकी राजधानी है दोस्तों जेरूसलम, जो मुस्लिम, ईसाई तथा यहूदी धर्म का पौराणिक स्थल है जेरूसलम, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू वर्तमान में इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ राजधानी है। श्रीमती आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में आगरे का किला, आगरे का ताजमहल तथा फतेहपुर सीकरी जैसे प्रसिद्ध यूनेस्को साइट्स हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में हरित पथ नामक मोबाइल ऐप का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र सिंह तोमर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा हरित पथ नामक मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों इस ऐप यह बनाया गया है NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1988 में है। यह एक ऑटोनॉमी एजेंसी है, एक स्वायत्त संस्था है जो भारत में सड़कों के नेटवर्क का प्रबंधन का कार्य करती है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। संजीव रंजन वर्तमान में NHAI के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं, और हरित पथ नामक मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया है श्री नितिन गडकरी ने। यह देश के हरित राजमार्गों के निर्माण में सुविधा प्रदान करेगा यह ऐप। श्री प्रकाश जावड़ेकर वर्तमान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। श्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं श्री सुनील अरोड़ा, श्री सुशील चंद्र, श्री अशोक लवासा और राजीव कुमार। तो दोस्तों आपको बता दें कि राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसका जिक्र संविधान के भाग 15 में किया गया है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, जिनमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कार्य कर रहे हैं सुनील अरोड़ा, और चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्र, और अब नए बनाए गए हैं राजीव कुमार। दोस्तों आपको बता दें कि राजीव कुमार ने स्थान लिया है अशोक लवासा को, और अशोक लवासा को हाल ही में ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी गई है। ADB की स्थापना हुई थी वर्ष 1966 में। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में, और ADB के उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं अशोक लवासा। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसे ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं जैक कैलिस, जहीर अब्बास, लीसा स्टालेकर, इनमें से उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया है दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर जैक कैलिस, पाकिस्तान के क्रिकेटर जहीर अब्बास तथा ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी लीसा स्टालेकर। ये सभी सेवानिवृत्त खिलाड़ी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, और इन्हें हाल ही में ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2020 के लिए चुना गया। ICC की बात करें दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलों की सर्वोच्च नियामक संस्था है। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में।
हाल ही में आईसीसी के प्रेसिडेंट थे शशांक मनोहर, उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और सीईओ के पद पर कार्य कर रहे हैं श्री मनु साहनी आईसीसी के। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे कहाँ प्रारंभ किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। दोस्तों, भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे प्रारंभ किया गया है असम में और यह स्थापित किया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर। गुवाहाटी से ले के नॉर्थ गुवाहाटी को यह कनेक्ट करेगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। दोस्तों, नॉर्थ गुवाहाटी में स्थित है डोल गोविंद टेम्पल, जो कि गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी के बीच में प्रवाहित होती है ब्रह्मपुत्र नदी। यह असम में टूरिज्म को बढ़ावा देगा। 1.8 किलोमीटर लंबा है यह रोपवे और यह अब तक का भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे है और यह होगा दोस्तों असम में। असम की बात करें तो दिसपुर असम की राजधानी है। श्री सर्बानंद सोनोवाल असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। श्री जगदीश मुखी वर्तमान में असम के राज्यपाल हैं। असम में मानस, काजीरंगा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। दोस्तों, माजुली रिवर आइलैंड जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। इस परिषद के पदेन सभापति होंगे। ऑप्शन दिए गए हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। तो दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। वर्तमान में भारत में केंद्रीय समाज न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत। यह परिषद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों और कार्यक्रम के निर्माण में केंद्र सरकार को सलाह देगा। भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं श्री रामनाथ कोविंद। भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू। सामाजिक न्याय मंत्री हैं श्री थावरचंद गहलोत और केंद्रीय गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन दिए गए हैं एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया है। दोस्तों, पिछले 4 वर्षों में इस महाद्वीप में पोलियो का कोई भी मामला नहीं देखा गया, इसलिए WHO ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया है। गौरतलब है दोस्तों कि वर्ष 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया जा चुका है WHO के द्वारा। WHO की बात कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले यूनाइटेड नेशन की महत्वपूर्ण संस्था WHO। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और टेड्रोस एधेनॉम वर्तमान में डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्य कर रहे हैं और हाल ही में WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड, कार्यकारी बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजीव श्रीवास्तव ने किस संस्थान के MD पद से त्यागपत्र दे दिया है? ऑप्शन दिए गए हैं IEX, BSE, NSE और SEBI। तो दोस्तों, राजीव श्रीवास्तव कार्य कर रहे थे IEX के पद पर, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के MD और CEO के रूप में कार्य कर रहे थे और उन्होंने हाल ही में त्यागपत्र दे दिया है, जिसकी जगह श्री सत्यनारायण गोयल को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को, जो कि पावर ट्रेडिंग के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रदान करता है IEX। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसके चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं विक्रमजीत सेन। यह भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। हेडक्वार्टर है मुंबई, दलाल स्ट्रीट मुंबई। NSE 1992 में इसकी स्थापना हुई। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी वर्तमान में NSE के चेयरमैन हैं। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया भारत में सभी प्रकार की प्रतिभूतियों का नियंत्रण करता है। सेबी स्थापना हुई थी वर्ष 1992 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और अजय त्यागी वर्तमान में सेबी के चेयरमैन के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य को 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय। तो दोस्तों, हाल ही में 6 माह के लिए असम राज्य में AFSPA आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट
सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम वर्ष 1998, यह एक्ट पारित किया हुआ था दोस्तों वर्ष 1958 में, लागू किया गया है असम में। दोस्तों यह एक्ट बनाया गया था पूर्वोत्तर राज्यों में शांति बहाली हेतु। इस उद्देश्य से वर्ष 1958 में AFSP आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट लागू किया गया था। दोस्तों इस एक्ट के लागू हो जाने से सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिसमें से तलाशी लेना, गिरफ्तारी करना तथा बल प्रयोग कर सकते हैं। और हाल ही में असम राज्य को 6 महीने के लिए AFSPA के हवाले कर दिया गया है, यानी 6 महीने के लिए आसान क्षेत्र घोषित किया गया है। दोस्तों गौर करें, ये जो सभी राज्य दिए गए हैं भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल राज्य हैं। भारत संविधान की 6ठी अनुसूची कहती है कि असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है यह अनुसूची। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने काला सागर में सबसे बड़े प्राकृतिक रिजर्व गैस की खोज की है? ऑप्शन दिए गए हैं रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और तुर्की। तो दोस्तों हाल ही में टर्की ने ब्लैक सी में काला सागर में टूना 1 नामक क्षेत्र पर दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है। इसकी मात्रा बताई जा रही है दोस्तों 320 बिलियन क्यूबिक मीटर इस गैस की मात्रा बताई जा रही है, और ये खोज निकाला है टर्की ने। टर्की की राजधानी इस्तांबुल, और रिसेप एर्दोगन वर्तमान में टर्की के राष्ट्रपति हैं। ये तस्वीर पर जो दिख रहे हैं ये टर्की के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो ब्लैक सी है, काला सागर, इसकी सीमा लगती है रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया और रोमानिया, इन देशों से ब्लैक सी की सीमाएं लगती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई। आपको बता दें दोस्तों कि स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। ऐसी पहली शिक्षा नीति लाई गई थी वर्ष 1964 में, दूसरी शिक्षा नीति लाई थी वर्ष 1986 में, और अब ये जो तीसरी शिक्षा नीति है वर्ष 2020 में लाई गई है। इसरो के पूर्व चेयरमैन श्री के कस्तूरी रंगन की संस्तुति वाली समिति की सिफारिशों पर आधारित है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इस नीति का उद्देश्य देश में विद्यालयीन तथा उच्च शिक्षा में ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म लाना है, इस शिक्षा नीति का उद्देश्य। और इस शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है, शीर्ष राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। श्री BS येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। श्री वाजुभाई वाला कर्नाटक के राज्यपाल हैं। कर्नाटक में हम्पी के अवशेष, पट्टाकल के स्मारक यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल हैं। कर्नाटक में अंसी, बांदीपुर, कुद्रेमुख, बानरहट्टा तथा नागरहोल जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? ऑप्शन दिए गए गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों हाल ही में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 जारी किए गए। दोस्तों यह जारी किए जाते हैं नीति आयोग के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 2014 में। इस सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है गुजरात राज्य में, दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे है तमिलनाडु। दोस्तों यह सूचकांक जो होता है मुख्यतः चार बिंदुओं पर आधारित होता है। ये 4 बिंदु हैं: पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम तथा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। दोस्तों किसी राज्य की क्या एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या पॉलिसी है, क्या इकोसिस्टम बनाता है, इन सभी का मापन किया जाता है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निर्यात तत्परता सूचकांक के द्वारा, और इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है गुजरात राज्य ने। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें दोस्तों तो दिल्ली को इस सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं ग्लेन मैकग्राथ, मिचेल जॉनसन, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड। तो दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं इंग्लैंड के गेंदबाज जेम्स एंडरसन। ये 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। दोस्तों आपको बता दें टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं पहले नंबर पे मुथैया मुरलीधरन जो कि श्रीलंका है, इन्होंने 800 विकेट लिए हैं। दूसरे स्थान पे हैं ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज शेन वॉर्न जिन्होंने 718 विकेट लिए हैं। और तीसरे स्थान पर हैं भारतीय
गेंदबाज अनिल कुंबले जिन्होंने कुल 619 विकेट लिए हैं। और ओवरऑल चौथे स्थान पे है जेम्स एंडरसन। और फास्ट गेंदबाजों की बात की जाए तो पहले स्थान पे हैं जेम्स एंडरसन, ये हैं इंग्लैंड के गेंदबाज। स्टुअर्ट ब्रॉड, ये भी इंग्लैंड के हैं। ग्लेन मैकग्राथ ऑस्ट्रेलिया के हैं। और मिचेल जॉनसन, ये सभी तेज गेंदबाज हैं। मिचेल जॉनसन भी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2020 के लिए चुना गया? ऑप्शन दिए गए हैं, ओल्गा टुकारचुक, जोखा अलहार्थी, मार्के लुकास रिजनेवेल्ट और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2020 चुना गया है मारिके लुकास रिजनेवेल्ट को। इनकी रचना है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए मारिके लुकास रिजनेवेल्ट को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। डच लेखक हैं और अब तक की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं यह पुरस्कार जीतने वाली डच लेखक मारिके लुकास रिजनेवेल्ट। इनकी रचना है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। दोस्तों आपको बता दें कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2005 से। यूनाइटेड किंगडम के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। 50,000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है इस पुरस्कार के माध्यम से। दोस्तों आपको बता दें कि ओल्गा टुकारचुक को वर्ष 2018 में यह पुरस्कार नवाजा गया था। उनकी रचना थी फ्लाइट और ये थी पोलैंड की लेखिका। जोखा अलहार्थी जो कि ओमान की लेखिका हैं, इन्हें वर्ष 2019 में सेलेस्टियल बॉडीज रचना के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया? ऑप्शन दिए गए हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी, वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कलिंग विश्वविद्यालय, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान। तो दोस्तों हाल ही में ओडिशा स्थित वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है इसरो ने। ओडिशा के इस विश्वविद्यालय में इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा इसरो और देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय होगा जिसके साथ इसरो ने ऐसा ही समझौता किया है। इसके द्वारा युवा वैज्ञानिकों को की अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रतिभा बढ़ाने में मदद मिल सकेगी इस पहल के द्वारा। यह स्थित है दोस्तों ओडिशा राज्य में। इसरो की बात कर लें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्य करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है इसरो। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और के सिवान वर्तमान में इसरो प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए सर्कल की घोषणा की? ऑप्शन दिए गए हैं 5, 6, 7 और 8। तो दोस्तों हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 7 नए सर्कल्स की घोषणा की गई। ये सर्कल हैं 6 राज्यों के 7 नए सर्कल, त्रिची तमिलनाडु, हम्पी कर्नाटक, मेरठ तथा झांसी उत्तर प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात, रायगंज पश्चिम बंगाल। ये 6 राज्यों के 7 नए सर्कल बनाए हैं एएसआई ने। आपको बता दें दोस्तों, पहले थे 29 सर्कल और अब 7 नए हो गए हैं, जिसके बाद अब एएसआई के कुल सर्कलों की संख्या हो गई है 36। एएसआई की बात करें, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान, यह पुरातात्विक अनुसंधान तथा पुरातात्विक महत्व के स्थलों का संरक्षण का कार्य करती है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इस संस्थान की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। वर्तमान में इसकी महानिदेशक के रूप में कार्य कर रही हैं वी विद्यावती वर्तमान में एएसआई के महानिदेशक के पद पर कार्य कर रही हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, और यह कार्यकर्ता दोस्तों संस्कृति मंत्रालय के अधीन और वर्तमान में संस्कृति मंत्री हैं श्री प्रहलाद पटेल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय का प्रभार है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से महिलाओं द्वारा लिए गए ऋण के मामले में शीर्ष स्थान है। ऑप्शन है तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और केरल। तो दोस्तों आपको बता दें कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका उद्देश्य समावेशी विकास हेतु सभी वर्गों तक आसानी से ऋण उपलब्ध कराने हेतु इस योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना के तहत अब तक महिलाओं द्वारा लिए गए ऋण के मामले में शीर्ष स्थान पे है तमिलनाडु राज्य, दूसरे स्थान पे है पश्चिम बंगाल राज्य।
तमिलनाडु राज्य के से महिलाओं द्वारा 58,287 करोड़ रुपए ऋण के द्वारा लिए गए हैं महिलाओं के द्वारा, और तमिलनाडु इस योजना के में शीर्ष स्थान पर है। तमिलनाडु की बात करें तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। के पलानीसामी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। श्री BL पुरोहित वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। तमिलनाडु में महाबलीपुरम के स्मारक, बृहदेश्वर मंदिर, गंगेकोंड चोलपुरम के मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल हैं। तमिलनाडु में मुकुर्थी, मुदुमलाई, मन्नार की खाड़ी तथा इंदिरा गांधी जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिंजो आबे ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है? ऑप्शन दिए गए हैं चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, शिंजो आबे कार्य कर रहे थे जापान के प्रधानमंत्री के रूप में, और उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है। जापान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा शिंजो आबे का। वह 4 बार जापान के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने हाल ही में त्यागपत्र दे दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में प्रस्तावित है। चीन की बात करें तो चीन की राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। दक्षिण कोरिया की बात करें तो सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है, तथा मून जे-इन दक्षिण कोरिया के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन कहाँ पे होगा? ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, मुंबई, गोवा और गुवाहाटी। तो दोस्तों, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो का 51वां संस्करण 51th एडिशन का आयोजन होगा एक गोवा में। दोस्तों, इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी वर्ष 1952 में और तब आयोजित किया गया था मुंबई में। दोस्तों, यह मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन के द्वारा मनाया जाने वाला वार्षिक फेस्टिवल्स है और इसमें महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया जाता है, उसका नाम होता है गोल्डन पीकॉक अवार्ड। दोस्तों, वर्ष 2004 से लगातार यह आयोजन हो रहा है गोवा में लगातार यह आयोजन हो रहा है। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े और तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण के लिए IIT, यहाँ पे दोस्तों करेक्ट कर लें, IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एलुमनाई परिषद ने किस देश के साथ साझेदारी की? ऑप्शन दिए गए हैं इजराइल, जापान, अमेरिका और रूस। IIT के पूर्व छात्रों की परिषद ने आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य से रूसी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी रोसॉफ्ट और लोमोनोसोव मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा और तेज हाइब्रिड कंप्यूटर के निर्माण के लिए समझौता किया है। रूस की बात करें तो रूस की राजधानी है मॉस्को और व्लादिमीर पुतिन वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में प्रख्यात अभिनेता चैडविक बोसमैन का निधन हो गया है, उनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। दोस्तों, हॉलीवुड के जाने माने अभिनेता चैडविक बोसमैन का हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध है अमेरिका से। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ब्लैक पैंथर की रूप में भूमिका के रूप में से प्रख्यात हुए ये एक्टर चैडविक बोसमैन, इन्हें ब्लैक पैंथर के रूप में जाना जाता है और कैंसर के संक्रमण से बहुत ही कम आयु में चैडविक बोसमैन का निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन दिए गए हैं वासुदेव जगन्नाथ परांजपे, जतिन परांजपे, अनिल कुंबले और रवि शास्त्री। दोस्तों, प्रसिद्ध पूर्व भारतीय क्रिकेट कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे पर यह पुस्तक लिखी गई है और यह पुस्तक लिखी गई है उनके पुत्र जतिन परांजपे के द्वारा, जो वर्तमान में राष्ट्र के टीम के चयनकर्ता भी हैं। जतिन परांजपे, उनके द्वारा क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक लिखी गई है। अपने पिताजी वासुदेव जगन्नाथ परांजपे को श्रद्धांजलि दी है इस पुस्तक के माध्यम से। इस पुस्तक में महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ तथा सुनील गावस्कर के निबंध भी शामिल किए गए हैं। अनिल कुंबले पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। रवि शास्त्री वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने राजीव गांधी खेल रत्न की पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की है, अब यह राशि क्या होगी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, आपको बता दें कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। हाल ही में खेल दिवस 29 अगस्त को खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई केंद्रीय खेल मंत्रालय के द्वारा।
इसमें 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न से नवाजा गया तथा 29 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया और सभी जो राशि थी उसको रिवाइज किया गया है। आइए ध्यान देते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की शुरुआत हुई वर्ष 1961 में। इसके लिए अभी तक राशि दी जाती थी दोस्तों 7.5 लाख की। अब इस राशि को बढ़ा के कर दिया गया है 25 लाख। किरण रिजिजू जो वर्तमान में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं, उनके द्वारा यह घोषणा की गई। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की अब पुरस्कार राशि होगी दोस्तों 25 लाख। अर्जुन खेल रत्न पुरस्कार प्रारंभ किए गए वर्ष 1991 से। 1961 से दिए जा रहे हैं दोस्तों अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड की राशि थी 5 लाख, अब उस राशि को बढ़ा दिया गया है दोस्तों 15 लाख कर दिया गया है अर्जुन अवार्ड के लिए। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड के लिए राशि प्रदान की जाती थी दोस्तों 5 लाख, उस राशि को भी कर दिया गया है 15 लाख। और ध्यानचंद पुरस्कार के लिए राशि प्रदान की जाती थी 5 लाख, उस राशि को बढ़ा के कर दिया गया है 10 लाख। ये सभी बढ़ोतरी की गई है राशियों में, इसलिए ध्यान से रखें दोस्तों। और 5 खिलाड़ियों को इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। इसमें शामिल हैं क्रिकेटर रोहित शर्मा, हॉकी से रानी रामपाल, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से, पहलवान विनेश फोगाट तथा मरियप्पन थंगवेलु जो हाई जंपर हैं। इन सभी खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न 2020 से नवाजा गया है। दोस्तों आज का अंक आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।